मैं अपने मरे हुए पति की कमीज़ को अपने ऊपर रखकर सोती थी, मगर सारी रात मुझे कोई चीज़ चुभती रहती थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। वे डॉक्टर बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि मेरे पति को मरे हुए तो 5 साल हो चुके थे। मैं घर आ गई। रात को अपने पति की कमीज़ अपने सीने से लगाया तो चुभन हुई। जैसे ही मैंने कमीज़ की जेब में हाथ डाला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरा नाम आरती है। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन पूजा की शादी थी। इसलिए हम दोनों भाई बहनों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया हुआ था। वह हम सब बहन भाइयों से बड़ी थी। फिर मेरा नंबर आता था और फिर मुझसे छोटी एक बहन और एक भाई था। हमारे घर में ये पहली शादी थी। आज मैंने सोच रखा था कि मैं अपने बहनों से जूता चुराई की रस्म में पूरे 10,000 रुपये लूँगी, क्योंकि वो बहुत अमीर थे। मेरा जीजिया जी बहुत अच्छा कमाते थे। मैं हरे रंग का सूट पहनकर जीजा जी से जूता छुपाई के पैसे मांग रही थी। जब मम्मी मेरा हाथ पकड़कर ले गई, मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वे रो रही हों। मैंने बोला, मम्मी क्या बात है, सब ठीक है ना? मम्मी मेरे पूछने पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर मम्मी ने मेरे हाथ पर एक कागज़ पकड़ा दिया था। मैंने जल्दी से भी कागज़ खोलकर देखा तो वो मेरी दीदी का लिखा हुआ था। वे कह रही थी कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने दिल की बात आपसे कर सकूं, इसलिए मैंने ये लेटर लिखा है। मैं समीर से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो किसी और लड़के को पसंद करती हूँ। मैंने तो अपनी मोहब्बत पर समझौता कर लिया था, मगर आज उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ घर से नहीं भागी तो वे जहर खाकर अपनी जान दे देगा। मम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर अपनी मोहब्बत के साथ भाग रही हूँ। मम्मी, मैं जानती हूँ कि मैं इस तरह आपकी बहुत बदनामी होगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे लिए अपने मुंह से कोई बद्दुआ मत निकालना। मैं तो अपनी बहन का लेटर पढ़कर कांपने लगी थी। मेरी मम्मी बोली, आरती, क्या तुम्हें अपनी बहन की इन काली करतूतों का पता था? मैं रोने लगी और बोली, मम्मी आपकी कसम, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे पता होता तो मैं दीदी को कभी भी इस घर से नहीं जाने देती। मम्मी कहने लगी, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब देखना तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो जाएगी। अब तुम ही बताओ आरती, मैं क्या करूं? मैं बोली, मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आप जो कहेंगी मैं आपकी हर बात मानूंगी। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी अपने बाप की इज्जत बचा लो। अपनी कमबख्त बहन की जगह तुम दुल्हन बनकर बैठ जाओ। मैं मम्मी का मुंह देखती रह गई थी। मुझे उनसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं बोली, मम्मी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अगर मैंने आपकी बात मान ली और ये शादी कर भी ली तो आप खुद सोचो, जब मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चलेगा तो वे मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। वे तो मेरा जीना हराम कर देंगे। मम्मी कहने लगी, आरती, अगर मैं तुमसे कह रही हूँ तो कुछ सोच कर ही कह रही हूँ। तुम्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं है क्या? तुम्हारे पापा दिल के मरीज़ हैं, वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। अपने बाप को सूली पर लटकाना चाहती हो, या फिर ये दुल्हन का जोड़ा पहनकर समीर से शादी करके हमारी इज्जत बचाना चाहती हो? मैंने दुल्हन के कपड़ों की तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मुझे अपने बूढ़े बाप का चेहरा नज़र आ रहा था। मैंने सोचा, मेरी खुशी तो मेरे माँ बाप की खुशी में है। मैं अपने इस नए रिश्ते की शुरुआत किसी को धोखा देकर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। आखिर मैं क्या करती? मेरी मम्मी ने मुझे भी दुल्हन का जोड़ा पहना दिया और मेरे फेरे हो गए। मेरे पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे विदा कर दिया। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मैं आरती हूँ, पूजा नहीं। मेरी विदाई हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मैंने अपने ससुराल में घूंघट नहीं हटाया। मैं घूंघट के अंदर ही छुपी रही, सारी रस्में करती रही और रोती रही थी। मैं तो ये भी सोच नहीं पा रही थी कि मेरा दूल्हा जब मेरा घूंघट उठाएगा तो मेरे साथ क्या करेगा। कहीं मेरे ऊपर हाथ ना उठा ले। वह अपने घर वालों को कमरे में बुला लेगा और फिर ये सब मुझ पर बड़ी तेज़ी से टूट पड़ेंगे। ये सोचकर मैं रो रही थी। मेरी सास मुझे मेहमानों में बिठाकर कुछ रस्में पूरा कराना चाहती थी। मैंने सिर दर्द का बहाना बना दिया और समीर से कहा कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। उसने अपनी माँ से कह दिया, मम्मी क्या बाकी की रस्में सुबह कर सकते हैं? मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे में लाकर बैठा दिया। देर बाद ही समीर भी कमरे में आ गए थे। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट उठा दिया था। वे मुझे देखकर एक पल के लिए बिल्कुल दंग रह गए थे। वे तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे। फिर उन्होंने बड़ी देर बाद जो शब्द कहे थे, उन्हें सुनकर मैं लगभग रोने लगी थी। वे बोले, तुम तो पूजा की छोटी बहन आरती हो? मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। वे बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस तरह क्यों रो रही हो?
कुछ तो बताओ। मैं रोते हुए बोली, वे दीदी आज घर से भाग गई हैं। हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम नहीं जानते थे कि वे कभी ऐसा भी कर सकती हैं। मम्मी ने ही उनका लेटर मुझे ला कर दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे किसी और से मोहब्बत करती हैं, इसलिए उसके साथ घर छोड़कर जा रही हैं। उस टाइम मेरी मम्मी बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्हें पापा की बहुत चिंता हो रही थी। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। हमें सबसे ज़्यादा पापा की चिंता थी, इसलिए मम्मी ने मुझे दुल्हन के कपड़े पहनाकर आपके साथ बिठा दिया था। समीर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। वो बोले, अच्छा, जब तुम मेरे साथ बैठी थी तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि हाँ, पूजा की जगह आरती है, मगर जब मैंने सर झटक दिया था कि शायद मेरा वहम है। जी हाँ, मम्मी ने मुझे दुल्हन का जोड़ा पहनाकर फेरों के समय आपके सामने बिठा दिया था। आपके साथ मेरी शादी हुई है। मम्मी ने शादी के टाइम खाना टेबल पर लगवा दिया था ताकि सारे मेहमानों का ध्यान खाने की तरफ हो जाए और किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं जाए। ला दिया था। और फिर बोले, तो तुम इस तरह डरी हुई क्यों? क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं था? ऐसा नहीं है। उस टाइम मुझे जो चीज़ डरा रही थी वो ये थी कि जब आपको और आपकी फैमिली को ये बात पता चलेगी तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए ख़ुद को कुर्बान कर दिया। तुमने अपने माँ बाप को बदनामी से बचा लिया, और अगर आज बारात खाली वापस लौटती तो हमारी भी कितनी बदनामी हो जाती। तुमने हमें भी तो बदनामी से बचा लिया है। समीर कहने लगे, आरती तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हें अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि समीर इतने अच्छे भी हो सकते हैं। मैं भी अब ज़रा तसल्ली से हो गई थी। तब समीर ने मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दिया और कहने लगी, तुम आराम से अपने घर पर बात कर लो। अपनी माँ को बता दो कि मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। वे परेशान ना हो। उन्हें बता दो कि हाँ, सब कुछ ठीक है। समीर सच कह रहे थे। जब मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो वे रोने लगी। कहने लगी, जब से तुम विदा होकर गई हो मैं तो सूली पर लटकी हुई हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फ़ोन करके अपने बारे में बता दिया। मैंने कहा, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करना। मम्मी से बात करने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया। सब जानने के बाद समीर ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, मगर मेरी असलियत जब उसके घर वालों को पता चली तो सबने बहुत गुस्सा किया था। मेरी सास तो कहने लगी, बेटा इसे अभी के अभी घर से निकाल दो। इसके माँ बाप को भी तो पता चले कि यहाँ धोखा नहीं चलेगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शादी ना हुई कोई मजाक हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बाज़ार से सब्ज़ी लेने गए, हमें दिखाया कुछ और पैक करके कुछ और दे दिया हो। तब समीर ने ही सबको तसल्ली दिलवाई थी। उसने सबसे कहा कि मुझे आरती बहुत पसंद है और अब यही मेरी बीवी है। अगर अब आप में से किसी ने इसके साथ बुरा बर्ताव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया था। मैंने महसूस किया कि मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। समीर अपनी माँ को मजबूर कर दिया था कि मेरा ख्याल रखें। आखिरकार मेरी सास का दिल भी पिघल ही गया था। अब हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मेरे पति यूपी में स्पेशल फोर्स में ड्यूटी पर भर्ती थे। स्पेशल पुलिस वालों की तो कभी भी छुट्टी नहीं होती है। दिन के 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है। वे जब तक मेरे पास रहे उन्होंने मुझे हर खुशी दी थी। वे कभी मुझे घुमाने ले जाते तो कभी शॉपिंग कराने ले जाते हैं। अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। शादी के कुछ दिन बाद वे अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। समीर के जाने के बाद मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी रहती थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू मेरा बेटा तो अब ड्यूटी पर चला गया है, लेकिन तुमने कोई खुशखबरी अभी तक नहीं सुनाई है। मैं अपनी सास की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी सास को बताया कि अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है। ये सुनकर वे कहने लगी कि मेरे बेटे की जॉब कुछ ऐसी ही है। उनकी ड्यूटी बहुत ख़तरनाक इलाके में है और उसके दुश्मन भी काफ़ी बन गए हैं, क्योंकि वह रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेता है और बहुत नेक लड़का है मेरा। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हज़ारों साल जिए, मगर मैंने उससे कह दिया है कि जहाँ फ़र्ज़ की बात आए वे एक पल के लिए भी देरी ना करे और अपनी जान की बाजी लगा दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास आ जाए। मैं तो अपनी सास की बातें सुनकर गुमसुम सी हो गई थी। मैं बोली, मम्मी जी आप ऐसी बातें मत करो, मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही है। उन्होंने मुस्कुरा दिया था और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा कि तुम सदा खुश रहो और सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। फिर वे कहने लगी, बेटी तुम ऐसा करो, कुछ महीनों के लिए समीर के पास चली जाओ, जब तक मैं अपनी बहन के पास चली जाऊंगी। मेरे बेटे समीर को सरकारी क्वार्टर तो मिला हुआ ही है और तुम उसके पास ही जाकर रह सकती हो। समीर को भी बच्चे बहुत पसंद हैं। मुझे तो लगा था कि वे हमेशा मुझे मेरे पति से दूर रखेंगी, मगर उन्होंने मेरी इस सोच को गलत साबित कर दिया था। मेरी सास ने उसी दिन समीर को फ़ोन करके कह दिया था और रात में मुझे समीर का फ़ोन भी आ गया था। वे बहुत खुश लग रहे थे। कहने लगे, लगता है मेरे जाने के बाद तुमने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, तभी मम्मी तुम्हें मेरे पास भेजने पर राज़ी हो गई हैं। मैं मुस्कुरा रही थी। समीर बोले, मैंने जब से ये खुशखबरी सुनी है कि तुम मेरे पास रहने के लिए आ रही हो, मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ।
मैं कल तक सारे इंतज़ाम कर लूँगा और फिर आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मुझे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरी सास भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। शाम को समीर का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया था कि सारा इंतज़ाम हो गया। अब मेरे लिए समय काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है। अगले दिन समीर के नंबर से फ़ोन आ रहा था। मैंने धड़कते दिल और कांपते हुए हाथों से कॉल उठाई। किसी ने हेलो कहा था, लेकिन वे मेरे समीर की आवाज़ तो नहीं थी। अचानक मैं घबरा गई। मैंने कहा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप समीर के घर से बात कर रही हैं? मैंने जल्दी से कहा, हाँ, मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। फ़ोन करने वाला कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर आवाज़ आई थी, समीर की शहादत बहुत बहुत मुबारक हो। समीर अब इस दुनिया में नहीं है। ये शब्द मुझ पर गोली की तरह जाकर लगे थे। मैं एकदम से ठहर गई थी। मेरी सास ने जल्दी से मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया था। फिर उन्हें भी समीर के बलिदान की खुशखबरी सुना दी गई थी। उनका हाल मुझसे भी ज़्यादा बुरा था। फिर वे अपने आप को संभाल कर बड़ी शान से कहने लगी, मुझे शहीद की माँ होने पर गर्व है। काश मेरे 10 बेटे होते तो मैं अपने सभी बेटों को इस देश के लिए कुर्बान कर देती। अपनी सास का ये जज्बा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं डर गई थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वे भी हिचकियाँ ले रही थी, मगर वे मुझे रोने से मना कर रही थी। कहने लगी, महू, ये आंसू तुम छुपा लो, गम ना करो। ये ना हो कि कोई और औरत तुम्हारे आंसू देखकर घबरा जाए और अपने पति को देश की सेवा के लिए जाने ही ना दे। मैं तो उनके इस हौसले को देखकर हैरान होती जा रही थी। मेरे समीर को बहुत ही शान और शौकत के साथ ले जाया गया था। अपनी सास को देखकर भी मुझे हिम्मत मिल रही थी। उन्होंने भी तो अपना इकलौता बेटा खोया था। मैं खुश थी कि मैं एक शहीद की बीवी हूँ, मगर दिल था कि संभलता ही नहीं था। पूरी आन बान और शान के साथ मेरे पति का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत रखी थी। उन्होंने मुझे उन लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था। उन्होंने मेरे माँ बाप की लाज रखी थी। फिर मैं कैसे उस इंसान से मोहब्बत नहीं करती। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि समीर के जाने के बाद मैं आपका सहारा बनूंगी। मैं घर से निकलकर आपके लिए कमाऊंगी। मगर मेरे कमाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि समीर की पेंशन आने लगी थी और उसी से घर चल रहा था। अब हम दोनों औरतें घर में मर्दों की तरह घूमती रहती थी। कभी कभार एक दूसरे से सीने से लगकर रो लिया करती थी। मेरी सास हमेशा कहती थी कि अगर समीर का कोई बच्चा होता तो हमारी गोद में खेल रहा होता, फिर हमारे घर में इतनी उदासी नहीं होती। मैं भी यही सोचती थी कि काश समीर जाने से पहले मुझे अपनी निशानी देकर चले जाते। एक दिन मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। मेरे पापा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी और ये भी कहा था कि आप मेरी बेटी को दूसरी शादी की इजाज़त दे दें, क्योंकि इसके आगे पहाड़ जैसी लंबी ज़िंदगी है। कल को हम भी मर गए और आपको भी कुछ हो गया तो मेरी बेटी को ये दुनिया नोच खाएगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा, मेरी इजाज़त है, आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, मगर जब मेरी बेटी की शादी हो तो मुझे भी ज़रूर बुलाना। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई थी, मगर मैंने उनके साथ जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। मैं बोली, समीर ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था और मुझसे कह दिया था कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं अपने मरे हुए पति की बात को नहीं टाल सकती हूँ। मैं अपनी सास को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। मेरी माँ और पापा ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया था, मगर मैं उनके साथ नहीं गई थी। मेरे पास ज़िंदगी बिताने के लिए समीर की बहुत सारी यादें थी। अब मैं हर रात समीर की तस्वीर और उसके कपड़ों को गले से लगाकर सोती थी और उससे देर रात तक बातें किया करती थी। यूँ ही मेरी ज़िंदगी के 5 साल गुजर गए थे। अब मेरी सास बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। मैं उनकी देखभाल करती रहती थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी सास भी मुझे कहने लगी थी कि आरती, तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो, देखो तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो। मैं उनकी बात को हंसकर टाल दिया करती थी। एक दिन मेरी सास कहने लगी, अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तुम मेरा कहना मानो। मेरी बच्ची, अब तुम शादी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं मरने के बाद समीर के पास जाऊँ तो वह मुझे देखकर मुंह फेर ले और मुझसे पूछे कि आप मेरी पत्नी को किसके पास छोड़कर आई हो। मैंने अपनी सास से कहा कि आपको आपके मरे हुए बेटे की कसम है, आपने आज के बाद मेरी शादी का नाम भी लिया तो। मेरी सास अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी। अब मेरी तबीयत हर टाइम ख़राब रहने लगी थी। दिल घबराया रहता था, हर टाइम जी मचलाता रहता था, मगर मैं अपनी इस बीमारी को नज़रअंदाज करती थी। लेकिन ये सब कुछ मेरी सास की आंखों से बच नहीं सकता था। वे कहने लगी, बेटी तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। उस दिन मेरे मना करने पर भी वे नहीं मानी और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर मेरा चेकअप करने के बाद बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, आप तो प्रेग्नेंट हैं। ये बात सुनकर हम दोनों हक्का बक्का रह गए थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर दवाइयों के बारे में बता रही थी और ख़्याल रखने के लिए कह रही थी, मगर मेरे दिमाग में उसकी बात नहीं पड़ रही थी। मेरा दिमाग तो इस बात पर उलझा हुआ था कि कैसे हो सकता है। सारे रास्ते हम दोनों बिल्कुल चुप रहीं। घर आकर मेरी सास ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बेटी बोली,
बेटी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम इस बच्चे के बाप को फ़ोन करके बुला लो और मैं तुम दोनों की शादी करवा दूँगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अकेली रह जाऊँगी तो तुम मेरी चिंता मत करना, मेरे पास अपना घर है, ये सब कुछ है, चिंता करने की क्या बात है। मैं अपनी सास के गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, मम्मी जी, समीर मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी आदमी था। उसके बाद मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनाया है। वे बोले, बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी भी जवान लड़की हो। मैं जानती हूँ तुम्हें ज़िंदगी बिताने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लिया। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, फिर तुम क्यों घबरा रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूँ। मैं अपने सास के सिर पर हाथ रख दिया और बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ आपको अपनी माँ ही समझा है। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में समीर के अलावा और कोई भी आदमी नहीं आया है। अब मेरी सास और भी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वे कहने लगी, ये तो बहुत चिंता की बात है, न जाने हमारे घर पर कौन आँख लगा कर बैठा है। अब मैं और मेरी सास दोनों ही परेशान हो चुके थे। मेरी सास कहने लगी, बेटा हमें उस पापी को ढूंढना है। आज से ना तुम सोना और ना ही मैं सोऊंगी, फिर देखते हैं कि ये सब किसका क्या धरा है। मैं अपने सीने पर अपने पति की कमीज़ रखकर सोने का नाटक करने लगी थी। रात के 12 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में आया है। मैंने जल्दी से दोनों आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई थी। वे खिड़की से अंदर आने वाला आदमी मेरी नाक पर रुमाल रखकर मुझे बेहोश करने वाला था, मगर मैं उठकर बैठ चुकी थी और सामने नज़र पड़ी तो मैं बिल्कुल दंग रह गई थी। वे कोई और नहीं बल्कि मेरे पति थे। मेरे सामने समीर खड़ा था। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। वे भी अपने बेटे को देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी। वे भाग कर आईं और समीर को गले लग गई थी। वे कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? जबकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर समीर कहने लगे, आप तो जानती हैं ना मैं देश के दुश्मनों की जासूसी करता था। जिन दिनों मेरी शादी हुई थी मेरे बड़े ऑफिसर को पता चला कि हमारे देश में देश के दुश्मन घुस आए हैं जो हमारे देश में दंगे करवाना चाहते हैं। मैं एक सीनियर जासूस था, इसलिए मुझे वापस ड्यूटी पर बुलाया गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर आपने ये फैसला किया कि आप आरती को मेरे पास भेज रही हैं, इसलिए मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा। मेरे साथ जो लड़का इस मिशन में शामिल था वह इस मिशन में शहीद हो गया था। उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था, उसका पूरा चेहरा जल चुका था। इसलिए मैंने कहलवा दिया था कि वह मेरी लाश है, क्योंकि इस मिशन पर मेरे बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ये भी हो सकता था कि मेरी लाश भी आपको नहीं मिलती। मैं अपनी मौत का झूठा फैलाकर देश के लिए जासूसी कर रहा था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये है कि वह मिशन कामयाब हो गया और मैं बच गया था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, आप लोगों को अपने ज़िंदा होने की खबर कैसे दूं। बस फिर मैंने ये सोचा कि जब आरती प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप लोग इस बच्चे के बाप को तलाश करते करते मुझ तक पहुंच जाओगे, और आज वही हो गया। मम्मी आपको बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। वे दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। मेरी सास कमरे से चली गई तो समीर मेरी तरफ आए थे। मुझसे मुस्कुरा कर बोले, मुझे माफ़ नहीं करोगी? मैं गुस्से में चीखने लगी थी। मैं बोली, मैं 5 साल तुम्हारी विधवा बनकर बिना सहारे के जी रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 खूबसूरत साल तुम्हारी याद में गुजार दिए। क्या ये कम है? समीर कहने लगा, तुम बिल्कुल सच्ची हो, तुम्हारा प्यार बिल्कुल सच्चा है, मगर एक बार मैंने तुम्हें अपनाया था जब तुम इस ज़िंदगी से हार बैठी थी और बहुत घबराई हुई थी। आज मैं घबराया हूँ, मुझे अपना बना लो। समीर की इस बात को के बाद मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। अब मेरी ज़िंदगी समीर के साथ अच्छी गुजरने लगी थी। मैं आज एक खूबसूरत बेटी की माँ बन चुकी हूँ। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ये खुशी हमें बहुत दुखों के बाद मिली थी। मैं आज अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अपनी किस्मत से बहुत खुश हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।